इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। पहला पढ़ा था हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रिक्शन जिसके अंदर कोई भी जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी मूव नहीं करती, तो उस पर जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन उसके ऊपर जो लग रहा है, वो फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो वी आर डूइंग द सिंपल एक्सप्लेनेशन। वी नाउ ऑब्जर्व दैट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेज स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब हमारे पास दो सरफेसेस दिए हुए हैं तो उनमें से जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है बजाय किसके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। ठीक है। वंस द मोशन गेट स्टार्टेड, जब मोशन शुरू हो जाता है, द फ्रिक्शन बिकम स्लाइटली लेस। ये मैंने कल आपको बताया था ना, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, ठीक है, और आप उसको पुश कर रहे हो, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और कोई बॉडी अगर चल रही है, चलती हुई को अगर आप चलाओगे तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। हमने एक्टिविटी भी कल पढ़ी थी ना हमने एक्टिविटी। ठीक है। तो इसी तरह से वंस जब मोशन शुरू हो जाता है उसके बाद फ्रिक्शन क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक लिमिटिंग वैल्यू से कम हो जाता है। और इस तरह के फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो वी कैन से दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस स्टार्ट ओनली व्हेन द इंटरलॉकिंग बिटवीन देयर इरेगुलरिटीज हैव बीन अनलॉक्ड। हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन दो सरफेस के बीच में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, जब इंटरलॉकिंग जो होती है वो अनलॉक हो जाती है। इंटरलॉकिंग अनलॉक होने का मतलब क्या है, यानी कि दो सरफेसेस की जो इंटरलॉकिंग थी वो इंटरलॉकिंग जब आपस में अलग हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सेपरेट होने का यानी वो दोनों एक सरफेस दोनों अलग हो गए, तभी करके तो वो स्लाइड कर रहा है, तभी एक सरफेस दूसरे पे स्लाइड कर रहा है। जब इंटरलॉकिंग हुई है तो सरफेस स्लाइड तो नहीं कर रहा, जब इंटरलॉकिंग खुली है तो ही तो स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब इरेगुलरिटीज हैव बीन अनलॉक्ड। वंस द मोशन स्टार्ट द इरेगुलरिटी एक्ट जस्ट एज द ऑब्स्ट्रक्शन अगेंस्ट देयर रिलेटिव मोशन। और जब मान लीजिए मोशन स्टार्ट होता है, अगर इरेगुलरिटी ऐसे की ऐसे पड़ी हैं, इरेगुलरिटी अगर ओपन नहीं हुई तो क्या होगा, वो इरेगुलरिटी को ख़त्म करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन भी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर बेटा। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं वंस द मोशन स्टार्ट, जब मोशन स्टार्ट हो जाता है, वंस द मोशन स्टार्ट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं सरफेस के, दे डू नॉट गेट एनफ टाइम टू लॉक द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अदर सरफेस। यानी एक सरफेस के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट पॉइंट को आपस में इंटरलॉक करने का टाइम ही नहीं मिलता। कब, जब बॉडी किस में है बेटा, मोशन में है, जब बॉडी मोशन में है। समझ आ रही है बेटे बात, क्लियर। सो इट इज़ ईजी टू कीप ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट देन टू स्टार्ट इट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये आंसर अंडरलाइन करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन आपको मार्क कराया था बेटा, why it is we have to apply more force, या it is easy to keep on moving an object than the object to start at rest। जो रेस्ट में पड़ा है उस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बजाय जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो इसमें अंडरलाइन क्या करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, वंस द मोशन स्टार्ट, जब कभी मोशन शुरू हो जाता है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन वन सरफेस डू नॉट गेट एनफ टाइम टू इंटरलॉक, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अदर सरफेस। सो देर आर नो इंटरलॉकिंग्स, इसका मतलब इंटरलॉकिंग नहीं होगी एंड हैंस द फ्रिक्शन विल बी लेस। फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई बेटा, किस किस को समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा टाइप ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या आता है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से समझेंगे। अब वी ऑफन सी ऑन बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म एंड एयरपोर्ट। आप सभी बस स्टैंड पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे और एयरपोर्ट पे देखते हैं दैट इवन स्मॉल चिल्ड्रन आर एबल टू कैरी अलॉन्ग देयर सूटकेस इजीली। एक छोटा सा बच्चा भी अपने सूटकेस को आसानी से कैरी करके लेके जा रहा है।
देखते हो ना कैसे लेके जा रहा है। इफ़ दे आर फिटेड विद व्हील्स, अगर उसके नीचे क्या लगे हैं, पहिए लगे हैं, व्हील्स लगे हैं। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। लेट अस अगेन ट्राई द प्रीवियस एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रीज़न। दोबारा से हम एक्टिविटी वही वाली करते हैं, वही ब्लॉक वाली एक्टिविटी जो हमने कहाँ करी थी, पिछले वाले उस टॉपिक में, स्लाइडिंग वाले में। अब हमने क्या करा, नीचे बहुत सारी पेंसिल्स बिछा दी, नीचे बहुत सारी सिलेंड्रिकल पेंसिल बिछा दी। पेंसिल नीचे पड़ी हुई पेंसिल किसका काम कर रही है, पहिए का काम कर रही है ना, ऐसे से कर रही है ना, तो पहिए का काम कर रही है। इट मीन्स देयर आर मोर देन नंबर ऑफ पेंसिल्स ऑन द टेबल, और पेंसिल्स के ऊपर आपने क्या रखा, ब्लॉक को रख दिया, भारी वाले बॉक्स को रख दिया। उस बॉक्स को किससे बांध दिया आपने, उस बॉक्स को आपने किससे बांध दिया बेटा, रस्सी से बांध दिया। आपने किससे बांध दिया बेटा, उसको रस्सी से बांध दिया, और उसको नीचे एक छोटे से उससे लटका दिया, जिसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, अगेन यू आर pouring द छोटे छोटे मार्बल्स, कंचे डाल रहे हो। अब आपने 1 डाला, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, बस 3-4 के बाद ही वो ब्लॉक क्या करेगा, रगड़ खाता हुआ धड़ाम नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा ना। वो नीचे क्यों गिर रहा है, क्यों, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, इट इज़ ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कैसे है, टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन द टेबल। देखो रखी हुई है ना ये टेबल पे, अगर आप देखेंगे। नाउ प्लेस द वुडन ट्रे और ब्लॉक ओवर देम, इसके ऊपर वुडन ट्रे या ब्लॉक को आप रख देते हैं। रिपीट द स्टेप्स ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी, पुरानी वाली एक्टिविटी के स्टेप रिपीट करिए। आप क्या डालेंगे, ये नीचे वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये केसेस छोटे से दिए हुए हैं, इनके अंदर आप क्या डाल रहे हैं, यू आर एडिंग मार्बल्स इनटू इट, इसमें आप मार्बल डाल रहे हैं। अब आपको क्या दिखाई देगा इसमें, अब आपको दिखेगा, वी ऑब्जर्व दैट द पेंसिल स्टार्ट रोलिंग, पेंसिल जो है वो रोल करना शुरू कर देती है एज द वुडन ट्रे मूव। जैसे ही आप मार्बल डालेंगे, ये वुडन का जो बॉक्स है ये मूव करना शुरू करेगा, और जो ये पेंसिल्स है ये क्या करेंगे, दीज विल रोल डाउन, ये रोल करेंगी एंड द बॉक्स विल कम डाउन। बॉक्स कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्लियर। सो मूविंग द ट्रे और ब्लॉक इन दिस वे इज मच ईजियर, ब्लॉक का मूव करना इस वे से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है देन स्लाइडिंग इट, स्लाइडिंग के बजाय। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। देख लेते हैं, वी ऑब्जर्व दैट इट इज़ मच ईजी टू रोल देन टू स्लाइड, रोल करना ज़्यादा आसान है बजाय किसके, स्लाइड करने के। दैट इज स्लाइडिंग बॉडी over a given surface. On a railway platform or bus stop, we often notice that small children can easily pull a suitcase fitted with wheels. तो wheels के साथ जुड़े हुए जो बॉक्सेस होते हैं, सूटकेस होते हैं, उनको कैरी करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू स्लाइड द बॉडी। बॉक्स को स्लाइड करने की बजाय जो व्हील से जुड़े हुए बॉक्सेस हैं उनको कैरी करना बच्चे भी आसानी से कैरी कर लेते हैं। इट इज़ बिकॉज, अंडरलाइन करेंगे इसको, ऐसा क्यों है, क्वेश्चन आता है, वाई द चिल्ड्रन आर एबल टू कैरी द सूटकेस फिटेड विद वूल इजीली, बच्चे आसानी से कैसे आप उसको कैरी कर लेते हैं। रीज़न आंसर करेंगे, बिकॉज इट रिड्यूस द फ्रिक्शन दैट मेक इट ईजी फॉर चाइल्ड टू पुल अलॉन्ग द सूटकेस, एंड हैंस लिखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, स्लाइडिंग इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इससे हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन आ गई बेटा रोलिंग फ्रिक्शन की, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that comes into play when one body roll over the surface of another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे रोल करती है तो जो फ्रिक्शन हमें दिखाई देता है वो फ्रिक्शन कौन सा है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करती है तो कौन सा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे जब रोल कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हेंस static friction is always greater than, sliding friction is always greater than rolling friction। is it clear to all of you, कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हील। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या आता है बेटा, व्हील। व्हील क्या होता है, पहिया, पढ़ते हो ना पहिया, ठीक है। तो पहिया क्या होता है बेटा, व्हील क्या है, द रियलाइजेशन दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब ये रियलाइज किया गया कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है किसकी बजाय बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, लेड मैन टू इन्वेंट द व्हील। इससे व्हील्स की क्या हुई बेटा, इन्वेंशन हो गई।
किसकी इन्वेंशन हो गई बेटा? व्हील की इन्वेंशन हुई, ठीक है। द व्हील हैज़ बिन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। व्हील जो है उसको माना जाता है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, बहुत अच्छी इन्वेंशन हुई। कैसे? इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन अगर हुई तो वो क्या हुई? व्हील हुई। कैसे? इट इज़ मच ईजी टू काट अ हैवी लोड। जब आप देखते हो ना ट्रक है, ट्रक जा रहा है, ट्रक में कितना सामान भरा होता है, ऊपर तक लदा होता है ना, क्यों? नीचे व्हील लगे हुए हैं, आसानी से लेके जा रहे हैं उसको, है ना। और अगर मान लो किसी बॉक्स में आप इतना सामान भर लो, उसको स्लाइड कर लोगे आसानी से? नहीं हो पाता। तो व्हील ने क्या कर दिया? भारी से भारी लगेज को भी कैरी करना आसान बना दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा। नेक्स्ट है उसके बाद, व्हील्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन द डेली लाइफ। व्हील को आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दे सेव लेबर, ये आपकी मेहनत भी बचाते हैं, एनर्जी भी बचाते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज इट रिड्यूस द फ्रिक्शन एसोसिएटेड विद रोलिंग। रोलिंग से फ्रिक्शन के अमाउंट को कम किया जा सकता है। समझ में आई बेटा बात? नेक्स्ट है, डू यू नो प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर, अच्छे से फुले हुए टायर, इन्फ्लेटेड मतलब जिनमें हवा भरी होती है, ठीक है। सही तरीके से हवा भरे हुए जो टायर होते हैं, दे रोल विदाउट स्लाइडिंग, बिना स्लाइड किए वो क्या कर सकते हैं? आसानी से रोल कर सकते हैं। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देयरफॉर देयर इज लेस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या होती है बेटा? एनर्जी का यूज़ क्या होता है? कम होता है। हैंस प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर सेव फ्यूल, इसकी वजह से प्रॉपर जो फुले हुए टायर्स होते हैं वो आपकी एनर्जी को सेव करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। देखो बेटा ध्यान से समझेंगे, नेसेसरी मतलब ज़रूरी, इविल का मतलब, इविल मतलब बुरी चीज़। फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और बुरी चीज़ भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फ्रिक्शन इज़ द नेसेसरी इविल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करिए कि फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और बुराई भी है। कैसे? देखते हैं हम कैसे, ठीक है। तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके फ्रिक्शन पे डिपेंड करती हैं। इन सम केसेस फ्रिक्शन इज़ यूजफुल एंड नेसेसरी। कुछ केसेस में फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? यूजफुल होता है और ज़रूरी भी होता है। इन अदर केसेस फ्रिक्शन कॉजेज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और कुछ केसेस में फ्रिक्शन क्या करता है बेटा? आपकी एनर्जी की वेस्टेज भी करता है। एंड डैमेज मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, आपकी मशीन के पार्ट्स को डैमेज भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा, कभी कभी चलते चलते फ़ैन में से ना बड़ी तेज़ आवाज़ आने लग जाती है, आती है। फिर आपके घर में कहते हुए सुना होगा, इसको ना ग्रीस देने वाला हुआ पड़ा है। सुना है कभी? घर में बात करते हैं, ग्रीस देना पड़ेगा। ग्रीस क्या होता है? एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा, जो इनके अंदर लगाया जाता है, इन पार्ट्स के अंदर, है ना। अच्छा, आपके घर में कभी अपनी मम्मी को आपने कपड़े वाली मशीन चलाते देखा है? वो मशीन आवाज़ कर रही है तो मम्मी क्या बोलते हैं? तेल देने की ज़रूरत है, इसको तेल देना पड़ेगा, मुझे लगता है। होता है कि नहीं होता? होता है। इट मीन्स अगर मान लो ऑयल ना दो या ग्रीस ना दो, जिस पार्ट को ग्रीस की ज़रूरत है उसको ग्रीस ना दो, जिसको ज़रूरत है ऑयल की उसको ऑयल ना दो, तो क्या होगा? वो रगड़ खाएंगे पार्ट्स आपस में चलते हुए, और रगड़ खाने के वजह से वो घिसेंगे और उनके घिसने की वजह से हीट पैदा होगी और वो पार्ट क्या हो सकते हैं बेटा? डैमेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। इसका मतलब आपको बाहर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे ऑयल या ग्रीस अप्लाई करना पड़ता है, जिससे उस डैमेज से बचाया जा सके। अगर फ्रिक्शन को कम ना किया जाए, अगर फ्रिक्शन को कम ना किया जाए तो चीज़ों की जो शेल्फ लाइफ है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। वो कम टाइम तक ठीक रहेंगी, नहीं तो वो डैमेज हो जाएंगी। नहीं तो वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। हमने पढ़ा जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन होता है वो ज़रूरी है। हमने पढ़ा जो फ्रिक्शन है वो नुकसान भी देता है। नुकसान कैसे देता है? ये हमारी मशीन के पार्ट्स को डैमेज कर देता है, पहला नुकसान। ठीक है, समझ में आ गया? सो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हुई? हार्मफुल एंड एन इविल। ठीक है, और ये नेसेसिटी कैसे है? फ़ायदा कैसे है इसका? देखेंगे बेटा फ़ायदा कैसे है। सबसे पहले वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, सबसे पहली एप्लीकेशन बेटा हम क्या करेंगे इसकी? वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। ये फ्रिक्शन का फ़ायदा भी है
और इसकी एप्लीकेशन भी है, इसका यूज़ भी है। कैसे? वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, आप चल सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से चल सकते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। सो इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट, हमारे पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लगता है, दैट अनेबल अस टू वॉक, जो हमें चलने में हेल्प करता है। ठीक है, व्हेन वी वॉक, जब हम वॉक करते हैं हम क्या करते हैं? वी पुश द ग्राउंड बैक, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। हम ग्राउंड को क्या करते हैं बेटा? पुश करते हैं पीछे की तरफ, एंड आवर फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो वी पुश द ग्राउंड अंडर आवर फीट, हम अपने पैर के नीचे ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं एंड मूव फॉरवर्ड, और उसकी वजह से क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? हम एक्शन कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है? दैट प्रोवाइड द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमें आगे की तरफ बढ़ाता है। बदले में फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। जब हम ग्राउंड को पीछे की तरफ करते हैं तो हम एक स्टेप क्या बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। किसकी वजह से होता है बेटा? ये फ्रिक्शन की वजह से। इफ़ द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फुट एंड द ग्राउंड वर एब्सेंट, सोचो अगर हमारे पैर के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? इट विल नॉट बी पॉसिबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे चलना आसान नहीं है, ग्राउंड पे चलना आसान नहीं है। क्लियर? हैव यू ट्राइड वॉकिंग ऑन अ वेट फ्लोर? कभी आपने कभी जो फर्श गीला है उसके ऊपर चलने की कोशिश करिए, आप स्लिप कर जाते हो, करते हो ना? ठीक है, जहाँ कहीं तेल, मंदिर में जाते हो तेल वगैरह गिरा होता है, वहाँ पे भी गलती से आपका पैर पड़ जाए, धड़ाम स्लिप करते हो ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया। वहाँ फ्रिक्शन क्या है? कम हो गया। इसका मतलब फ्रिक्शन आपके पैरों के चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मूवमेंट नहीं होगी, अगर मूवमेंट प्रॉपर नहीं अगर आप फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप मूव नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। समझ आ रही है ना बात? ठीक है, क्लियर? सो व्हाई डू वी टेंड टू स्लीप ऑन द वेट फ्लोर? आप वेट फ्लोर पे आसानी से क्यों फिसल जाते हो? द वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर प्रोवाइड अ थिन लेयर इन बिटवीन आवर फीट एंड द फ्लोर, पैर के और फ्लोर के बीच में एक पतली सी लेयर बना देता है। कौन बना देता है बेटा? ऑयल या वाटर, जो क्या करता है? जो फ्रिक्शन को कम कर देता है, एंड वी स्लिप, और हम क्या हो जाते हैं बेटा? स्लिप। अंडरलाइन करेंगे इस क्वेश्चन को। द वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर प्रोवाइड अ थिन लेयर बिटवीन आवर फीट एंड द फ्लोर, एंड दिस डिक्रीजेज द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड शूज एंड ग्राउंड, सो वी मे टेंड टू स्लिप। ये आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इसी से ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, वाई डू वी टेंड टू स्लिप ऑन द वेट और ऑयली फ्लोर? आप स्लिप क्यों हो जाते हैं वेट और ऑयली फ्लोर पे? एड वन मोर क्वेश्चन इन इट। कौन सा बेटा? वाई डू वी टेंड टू स्लिप ऑन, वाई डू वी टेंड टू स्लिप ऑन बनाना पील, बनाना पील ओवर द ग्राउंड? ग्राउंड के ऊपर जो बनाना पील रखी हुई है बेटा, उसके ऊपर हम स्लिप क्यों हो जाते हैं, क्यों फिसल जाते हैं? तो आंसर सेम आएगा बेटा, जो आपका आंसर मैंने मार्क कराया ना बेटा अभी, द वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर। यहाँ वाटर और ऑयल की जगह आप क्या कर लेंगे? बनाना पील। आंसर सेम रहेगा, द बनाना पील ऑन द फ्लोर प्रोवाइड अ थिन लेयर इन बिटवीन आवर फीट एंड द फ्लोर, एंड हेंस वी टेंड टू स्लिप। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड वी टेंड टू स्लिप। समझ आ गया बेटा? आगे देखेंगे नेक्स्ट। डू यू नो सैंड इज थ्रोन ऑन द रोड? सैंड फेंकी जाती है रोड के ऊपर व्हेन दे गेट कवर्ड विद स्नो। जब कभी आप हिली एरिया पे जाते हैं, वहाँ पे स्नो से आपकी पूरी जो फर्श होता है, पूरे फ्लोर जो होता है, सड़क होती है, वो स्नो से कवर हो जाती है, तो वो स्लिपरी हो जाती है। उसके ऊपर क्या डाली जाती है बेटा? सैंड या रेत डाली जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगी? इट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन को बढ़ा रही है सैंड, यहाँ सैंड क्या कर रही है बेटा? फ्रिक्शन को बढ़ा रही है। तो अंडरलाइन करेंगे, दिस इज बिकॉज ऑन अ रोड कवर्ड विद स्नो द फ्रिक्शन between the tire and the wheel is very small. To increase the friction we add sand. आंसर आ जाएगा to increase the friction। एक लाइन में भी कर सकते हो आप, पेपर में कई बार सिर्फ वन वर्ड आंसर आते हैं इसमें। सो to increase the friction, to increase the friction. Is it clear to all of you? नेक्स्ट हमारे पास एक और फायदा है बेटा फ्रिक्शन का। सेकेंड इज द रोलिंग। रोल करने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर व्हील एंड द रोड इज़ नेसेसरी फॉर व्हीकल टू मूव सेफली। तो टायर, व्हील या रोलर जो आपकी चीज़ों के नीचे लगे होते हैं,
इनके बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, नहीं तो ये रोल ही नहीं कर पाएंगे, नहीं तो स्लिप करेंगे फिर। ठीक है, ताकि ये सही तरीके से रोल कर सकें क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी फ्रिक्शन, थोड़ा सा फ्रिक्शन होना वहाँ पे ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन दे विल क्या करेंगे, स्लिप करेंगे, दे विल स्लिप। जो टायर्स वगैरह हैं वो स्लिप कर जाएंगे। जैसे आपने देखा ना, कई बार स्कूटी में जा रहे होते हैं, बारिश हो रही है, सड़क गीली है, ऊपर चिपचिपी मिट्टी की लेयर बन गई, तो कई बार आपने देखा होगा स्कूटी के टायर्स वगैरह वहाँ से स्लिप हो जाते हैं। क्यों स्लिप हो जाते हैं, जो मिट्टी है वो ग्राउंड के और स्कूटी की जो आपकी वो टायर है उसके बीच में एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन कम होने की वजह से स्लिप होती है। समझ आ रही है बेटा बात? ठीक है, उसके बाद थर्ड बेटा हमारे पास आता है परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है, स्मॉल डे टू डे एक्टिविटी कैसे करने के लिए, जैसे आप पेपर के ऊपर पेन से लिखते हैं, मैं बोर्ड के ऊपर चौक से लिखती हूँ, तो कैसे लिखती हूँ, अगर फ्रिक्शन ना हो तो मेरा चौक कभी चलेगा ही नहीं बोर्ड के ऊपर, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपका पेन कभी कॉपी के ऊपर चलेगा ही नहीं। सो फ्रिक्शन ही हेल्प करता है हमें चीज़ों को लिखने के लिए, पेन से लिखने के लिए, चौक से लिखने के लिए। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, वी आर एबल टू राइट विद द पेंसिल और द पेन ऑन द पेपर विद द चौक ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से, एंड मेक दैम टू स्टिक टू द, तो इट इज़ द फ्रिक्शन दैट होल्ड द इंक और द चौक, जो आपकी इंक है या चौक है ये आपकी फ्रिक्शन की वजह से ही वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं पार्टिकल्स, एंड मेक दैम स्टिक टू द रफ सरफेस। जब कभी बोर्ड चिकना हो जाता है ज़्यादा तो लिखना मुश्किल हो जाता है, उस पर चलता ही नहीं है चौक। क्यों नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, उसकी वजह से चौक कभी चौक के पार्टिकल्स को वो स्टिक करने ही नहीं देगा। जहाँ छोटे छोटे गड्ढे हैं, छोटे छोटे फ्रिक्शन के इरेगुलरिटीज़ है, वहीं तो चौक चिपकेगा, जहाँ नहीं है वहाँ कैसे चिपकेगा। ऐसे ही आपका पेपर है, पेपर पे जब आप लिख रहे हैं तो उसमें भी छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ है जिनके अंदर आपकी इंक स्टिक हो जाती है, अगर ज़्यादा स्लिपरी होगा तो उस पर लिखा नहीं जा सकता। क्लियर बेटा? हैव अ नाइस डे।